में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने जमकर गुंडागर्दी की है। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखाएंगे और दिखाएंगे क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं और साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम पर गृह मंत्रालय की भी नजर बनी हुई है। तस्वीरें जो आप इस वक्त सामने देख पा रहे हैं, न्यूज 18 की गाड़ी को निशाना बनाया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं और जो खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि जो देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर गृह मंत्रालय की नजर तो बनी हुई है। साथ ही साथ शाम 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब आपात बैठक भी बुलाई गई है। यानी कि पूरे देश से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, उनमें लखनऊ की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया जा रहा है। वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं, उपद्रवी जो है वो मानने को तैयार नहीं। बस सार्वजनिक संपत्ति है, आप देख सकते हैं, जला दिया। पीछे जो बाइक है वो काफी रफ्तार से चल रही है, वहाँ पर बाइकें चली गई हैं। तो कैसे इस स्थिति को कंट्रोल किया जाए, ये एक बड़ी भयावह स्थिति है कि आखिर इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो निश्चित तौर पर बस का इंजन में आग लग गई है। दिखाना चाहेंगे एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि बस का इंजन, ये विस्फोट भी हो सकता है। अगर यहाँ विस्फोट हुआ तो कोई बच नहीं पाएगा। एक बड़ी जो कंडीशन है वो खराब है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 को आग के हवाले कर दिया गया है और न सिर्फ सार्वजनिक वाहनों को फूंका गया बल्कि मीडिया की ओबी वैन्स को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें नेटवर्क 18 की भी ओबी वैन शामिल थी। तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया को भी यहां नहीं छोड़ा गया और चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 के रिपोर्टर्स अपनी नजर बनाए हुए हैं। कानून अपने हाथ में लेने का चेष्टा करेगा, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। मना करते हैं, एडवाइजरी जारी करेंगे आम लोगों के लिए। देखिए, आम लोगों के लिए ये कहना चाहता हूं कि वो निश्चिंत अपने काम करें और पुलिस पर बहुत अधिक मात्रा में पुलिस भी है, उनके दिन प्रतिदिन के कार्य में कोई बाधा नहीं आने देंगे। और खबर आ रही है कि सीएम योगी एक्शन में आ चुके हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की वो जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ ही देर में यह भी जानकारी निकल कर आ रही है, कुछ ही देर में सीएम योगी अधिकारियों को तलब करेंगे और पूरी रिपोर्ट लेंगे कैसे हालात इतने बेकाबू हुए। इस वक्त पल पल की खबर पर सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए हैं। राजधानी लखनऊ कैसे आग के हवाले, कैसे इतना बड़ा तांडव चारों तरफ, कैसे इतनी बड़ी पत्थरबाजी, कैसे बड़े पैमाने पर आगजनी और उपद्रव, ये हुआ कैसे, कौन लोग हैं करने वाले, क्या उनका इरादा है, क्या ये तहजीब के शहर लखनऊ के बाशिंदे हैं या फिर यहां पहुंच गए हैं ऐसे उपद्रवी लोग जिन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी लखनऊ को बदनाम, लखनऊ जो अब तक जाना जाता रहा है तहजीब के लिए, पहले आप के लिए, रोटी कबाब के लिए, चिकन के कपड़ों के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए, वहां आज देखिए सड़कें जल रही हैं, किसी को बख्शा नहीं गया है, पत्थर से पटी पड़ी हैं सड़कें। राजीव हमारे संवाददाता, आप देख रहे हैं, तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी कवरेज है इस वक्त की, सबसे ज्यादा तस्वीरें आपको मिल रही हैं, हर जगह पर संवाददाता है। राजीव, आपके पास इस वक्त का अपडेट, इस वक्त की तस्वीर क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरे इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और जो ये हालात हुए हैं कि आखिर किस तरह से ये लोग एकाएक उग्र हो गए, किस तरह से लखनऊ के थानों और चौकियों में आग लगाई गई, खासकर चौकियों में, चाहे वो दूसरी ठाकुरगंज की बात हो या फिर अन्य स्थानों पर हो या फिर परिवर्तन चौक पर जिस तरह से पथराव किया गया, खुद डीजीपी पर पथराव किया गया, उनके सामने पथराव हुआ। आखिर ये हालात कैसे बने, कैसे इंटेलिजेंस फेल हुआ, कैसे क्या क्या तैयारियां की गई थी, क्योंकि इससे पहले ही ये ऐलान किया गया था प्रदेशव्यापी आंदोलन का, जिसको लेकर पुलिस द्वारा भी ये दावे किए जा रहे थे। खुद
डीजीपी ने ये दावे किए थे, आज सुबह तक ये दावे किए जा रहे थे कि चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। लेकिन आखिर क्या कारण था कि दोपहर 2 बजे के बाद एकाएक जो ये प्रदर्शनकारी है ये उग्र हो जाते हैं? अजय, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसमें सरकार के फैसले के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल विरोध राजीव, जताने का अधिकार इससे दिया पहले गया। भी और इससे जिसके पहले भी मद्देनजर जब नदवा में इस तरह की हिंसा हुई थी, तमाम जगह पर इस तरह की हिंसा हुई थी, सीएम योगी ने खुद संज्ञान लेकर तमाम अधिकारियों को कहा था कि अपने अपने क्षेत्र में आप नजर बनाए रखें। फिर इतनी बड़ी चूक कैसी हो गई जब दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है? तो फिर क्या सीएम योगी के समझाने के बाद भी तमाम चीजें उस तरह से हकीकत में नहीं आई जिस तरह से होनी चाहिए थी पुलिस व्यवस्था वहां पर? देखिए, यकीनन जैसा कि आपने जब नदवा में ये घटना सामने आई तो सिर्फ राजधानी लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिला अधिकारियों व पुलिस कप्तानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संबोधित करते हुए ये साफ किया था कि अगर किसी भी जिले में इस तरह की वारदात आती है तो उसके लिए सीधे तौर पर डीएम और एसएसपी जिम्मेदार होंगे। जिस तरह से ये प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया गया था, इसको लेकर खुद एसएसपी से लगाकर डीजीपी ये दावा कर रहे थे कि पूरे प्रदेश में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, इसी के क्रम में धारा 144 लगी है। लेकिन उसके बावजूद ये प्रदर्शन होता है तो कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से इस बवाल से जुड़ी रिपोर्ट तलब करेंगे तब जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। सबसे बड़ी बात दीपिका ये है कि जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था उसको न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जगह जगह हमारे सहयोगियों ने इस विरोध को दिखाया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मीडिया को निशाना बनाया गया, न्यूज 18 की वो भी फूकी गई और जिस तरह से पथराव किया गया वो कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों की नीयत और नियत पर सवाल उठाती है और साथ ही साथ इंटेलिजेंस जो यूनिट है उस पर भी सवाल उठाती है कि आखिर इंटेलिजेंस को ये जानकारी क्यों नहीं थी कि ये प्रदर्शन इतना उग्र हो सकता है और जो सरकारी संपत्ति है उसका नुकसान पहुंचाया जा सकता। राजीव, आप ये बताइए कि इस वक्त अब क्या तस्वीर है? क्या हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से घमासान पैदा किया था, कोहराम पैदा किया था कुछ देर पहले, कुछ मिनटों पहले तक उपद्रवियों ने, अब वो बैकफुट पर हैं, पुलिस उन पर हावी हो पाई है, वो अब शांत हो रहे हैं? इस वक्त की तस्वीर क्या है? देखिए अजय, अगर इस वक्त राजधानी लखनऊ की बात करें तो खुद डीजीपी ओपी सिंह इस समय सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि जिस तरह से परिवर्तन चौक में प्रदर्शन किया गया, फिर हजरतगंज में प्रदर्शन किया गया, उसके बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। जगह जगह जो ये प्रभावित क्षेत्र है वहां की दुकानों को बंद कर दिया गया है और जो धारा 144 का सही इंप्लीमेंट है उसे कराया गया है। किसी भी जगह 2 से अधिक लोगों को जमने नहीं दिया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है और भारी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ पीएससी की भी अतिरिक्त फोर्स बुलाकर उनकी तैनाती की गई है, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले तक अभी तक इस तरह का कोई हिंसक प्रदर्शन या उग्र प्रदर्शन सामने नहीं आया है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो प्रदर्शन जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है, चाहे वो ठाकुरगंज इलाके का हो या पुराने लखनऊ का हो, वहां पर भी खासी सतर्कता बढ़ाई गई है। खुद लखनऊ पुलिस के कमांडोज को सड़कों पर उतारा गया है और लगातार मार्च पास्ट किया जा रहा है ताकि जो आम लोग हैं उनको ये विश्वास दिलाया जा सके कि लखनऊ पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है, उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अब से पहले जिस तरह से प्रदर्शनकारियों का रुख सामने आया था, आम लोगों की बाइकें फूकी गई, आम लोगों के वाहनों में आग लगाई गई, जिससे कहीं ना कहीं उनकी नीयत और नियत पर सवाल तो उठा ही। हमें हालांकि जुड़ना पड़ेगा राजीव, जो हमारे संवाददाता तमाम जगहों पर फैले हुए हैं, परिवर्तन चौक से लेकर पुराना लखनऊ और खदरा में, लेकिन आपके पास क्या रिपोर्ट्स आ रहे हैं? क्या ये उपद्रवी जिस तरीके से पुलिस से सीधे भिड़ रहे थे कुछ देर पहले तक, पुलिस पर हावी होते नजर आ रहे थे और कोहराम पैदा कर रहे थे, क्या अब पुलिस हावी हो गई है इन पर, हम ये माना जाए? देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से खुद इस वक्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए, जिसके चलते सतर्कता का खासा बढ़ाई गई है, जगह जगह पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स है, तो कहीं ना कहीं अब उपद्रवी सड़क पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो घरों में दुबक गए हैं या जहां उनको भागना था वहां भाग चुके हैं। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो चाहे हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाने वाला हजरतगंज हो वो या फिर पुराना लखनऊ का इलाका। तो बिल्कुल अभी इस वक्त लखनऊ की जो तस्वीरें हैं वो बहुत परेशान करने वाली हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि विरोध के नाम पर आगजनी या इस तरीके से कोहराम मचाना कहां तक जायज है।
जनता के हक की आवाज उठाई जा रही है, जिस कानून को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, वही जनता आज किस कदर परेशान हो रही है उसकी तस्वीर भी इस विरोध में साफ नजर आती है। ओवी वैन को निशाना बनाया जा रहा है। ये सवाल ये भी हो रहा है कि चेहरा इन विरोध के पीछे किसका है, क्योंकि छात्रों को विलन के तौर पर दिखा दिया गया। ये तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई और आज उपद्रवियों की शक्ल में जो लोग सड़कों पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे चेहरा कौन है, विरोध के पीछे ये आग लगाने की तस्वीरें या इन्हें उकसाने की तस्वीरें किसकी हैं, ये अभी भी सवालों के तौर पर ही मौजूद है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। चुनाव प्रचार के बीच रघुवर दास लिट्टी चोखा का आनंद ले रहे हैं, लिट्टी चोखा का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ बिहारी समाज है जो काफी तादाद में रहता है। आप हमेशा से लोगों के बीच आते रहे हैं, इसी तरीके से लिट्टी पार्टी होती रहती है? देखिए, जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है, इसलिए परिवार के द्वारा कोई भी फंक्शन होता उसमें कोशिश करता हूँ कि सम्मिलित हो। लिट्टी चोखा पूरा देश में प्रचलित आज भोज्य पदार्थ है, सबको स्वीकार है, चाहे कोई जाति धर्म का मानता हो, सब लिट्टी चोखा पर दीवाना है। हम सुबह से लगातार आपको फॉलो कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं। आपके चुनाव प्रचार में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। कभी सिख कम्युनिटी के लोग आपके साथ होते हैं, तो कभी बिहारी समाज के लोग होते हैं, तो कभी कभी आप बस्तियों में गुजरते हैं तो महिलाएं बाहर स्वागत करते हुए मिलती हैं, बच्चे उत्साहित नजर आते हैं। देखिए, जमशेदपुर एक मिनी भारत है और भारत की जो संस्कृति है, ये जो भारत में अनेकता है, भारत की जो विशेषता है, तो भारत एक ऐसा देश है और उस देश में जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहाँ विभिन्न जाति भाषा धर्म अलग अलग रीति रिवाज के मानने वाले लोग हैं। फिर भी जमशेदपुर में एकता है, भारत में एकता है, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। हमने लीज से बाहर करके सरकार सीधे बस्तियों को अब 30 साल के लिए लीज दी थी। जैसे टाटा कंपनी को हमने 30 साल के लिए लीज दिया हुआ, उसी तरह बस्तियों को भी लीज में दे दिया गया। आप भी लगातार कहते हैं कि आप टाटा में एक मजदूर के तौर पे काम किए। आपको लगता है कि इन मुद्दों को सुलझाने में कहीं न कहीं आपकी पृष्ठभूमि कारगर साबित होती है? देखो, जिसने गरीबी की जिंदगी जी है वही गरीब का दर्द जानता है, जिसने मजदूरी की जिंदगी जी है वही मजदूर का दर्द जानता है। वंशवाद और परिवार में जन्म लेकर अब राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन क्या जानता है आदिवासी का दर्द, गरीब का दर्द? गुरुजी जानता है आदिवासी का दर्द। सोना का चम्मच में पैदा लिया हेमंत सोरेन, क्या जानता है आदिवासी का दर्द, गरीब का दर्द? राहुल जी क्या जानता है गरीब का दर्द, आदिवासी का? लेकिन एक चाय बेचने वाला का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो गरीब का दर्द जानता है। एनर्जी बरकरार रखनी होती है, कार्यकर्ताओं में जोश झोंकने के लिए, उत्साह बरकरार रखने के लिए आपको भी तरोताजा रहना होता है। स्वाभाविक है, बस 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 तरोताजा तो रहना ही पड़ता है, ताकत की जरूरत पड़ती है। और अभी हम लोग खाएंगे, अभी खा रहे हैं, अब इसके बाद सिर्फ रात में और चॉपर ऊपर में कुछ बिस्किट तिस्किट मिला या कुछ हम लोग टिफिन लेके भी गए तो खाने का मौका मिलता है नहीं मिलता है, इसकी भी संभावनाएं कम रहती हैं। यानी कि इसी नाश्ते से आप दिन भर एनर्जी बरकरार रखते हैं? यही समझ लिए, अभी स्थिति तो यही है फिलहाल। और उठ के तरीके से चलते हैं, एक बार खाने के बाद फिर लंबा चलते रहो, चलना है अभी तो। और पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी संभावनाएं भी कम ही होती है। नेताओं को तो नाश्ते से तो एनर्जी मिलती है, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश और सभाओं की भीड़ से भी एनर्जी मिलती है। हाँ, सभा उसके बाद वो तो इससे भी ज्यादा प्रोटीन है उसमें। उनके समर्थन से तो आज हम लोग यहाँ पर हैं। गांव से कैसे आप निकले?
नहीं, देखिए, हमारे माता पिता रांची में रहते थे और गांव पर संयुक्त परिवार था। हमारे जो दादाजी थे, तो हमारे दादाजी के अलावा 5 लोग थे। तो हमारे सबसे छोटे चचा रांची आए, फिर हमारे पिताजी आए। तो माता पिता यहाँ रहते थे और मैं गांव में रहते करके रांची आता जाता था। तो गांव में ही 7वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई की और फिर 8वीं में एडमिशन कराने के लिए, क्योंकि माता पिता यहाँ रहते थे, इसलिए 8वीं में मैं यहाँ पर चला आया। आप जो है कैसे तैयार करती हैं इनको? जब लोगों के बीच होते हैं, इनको तरोताज़ा रखना है, नाश्ते में क्या क्या पसंद है इनको? नाश्ते में इनको भुजिया पसंद है और सादा रोटी है सब, मतलब मीठा उतना पसंद नहीं है। दिन भर की एक्टिविटी के लिए नेताजी को एनर्जी की जरूरत होती है और जब एनर्जी की बात होती है तो नाश्ते से इसकी शुरुआत होती है। सुखदेव भगत की पत्नी अनुपमा भगत है यहाँ। आप कैसे पूरे दिन व्यस्त रहते हैं सुखदेव भगत? क्या क्या नाश्ते में होता है, किस तरीके से ख्याल रखती हैं उनका? नाश्ते में देखिए उनको पसंद बहुत सादा सिंपल ही है। पराठा चाहिए, चाहे वो चाय से चाहिए या सब्जी से चाहिए या कोई किसी मीठे चीज से, तो बस उनके पसंद का ख्याल रखते हुए देती हूँ उन्हें। सुखदेव जी, नाश्ते में आपको क्या क्या पसंद है? हमने देखा कि आप बड़ा, जिसे कहा जाए ट्रेडिशनल नाश्ता कह सकते हैं, जो हम यहाँ पे पराठा भुजिया, पराठा सब्जी, चाय और कोई मीठी चीज हो जाए, सेवैयाँ वगैरह हो गया, ये बहुत कॉमन है। और ऐसा कुछ बहुत स्पेशल है नहीं, ना मेरा कुछ चॉइस है कि मुझे ये चाहिए। अगर बहुत आप जल्दीबाजी में हो तो जिसे कहा जाकर फास्ट फूड का जमाना ब्रेड बटर बेस्ड है। पूरे दिन की एनर्जी मिल जाती है इस नाश्ते से? हाँ, सबसे बड़ी एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि हाँ ना, मैंने नाश्ता किया है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। भाई साहब, आपकी चुनावी यात्रा कैसी चल रही है? काफी हेक्टिक शेड्यूल है। निश्चित रूप से, और जिस प्रकार से इस बार कार्यकर्ताओं ने तय किया है और हर बूथ को मजबूत करने का सबसे बड़ा काम है कि हमने बूथ पर ध्यान दिया है। माथुर जी, हमको तो काफी, हम लोगों को कम वक्त मिलता है आपके साथ निजी जिंदगी में कुछ चीजें शेयर करने की। नाश्ते में आप क्या कुछ लेते हैं? पसंद क्या है? शाकाहार आपको पसंद है? मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और जनरली दूध दलिया या नमकीन दलिया, ताकि दिन भर में अगर दिन में भोजन भी नहीं मिले तो ये इतना कैलोरी आ जाती है। और कभी कभी पोहे ले लेता हूँ और कभी कभार पराठे की तरफ जाता हूँ। बाकी दूध दलिया और पोहे जनरल मेरा नाश्ता रहता है। दोपहर का भोजन? दोपहर का भोजन कई बार टूर में साथ बन जाता है, कई बार मिलता नहीं मिलता वहाँ होता है, लेकिन दोपहर के भोजन की चिंता कम रहती है। तो आप देख सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी का किचन है। यहाँ बाबूलाल मरांडी के लिए नाश्ता तैयार हो रहा है, जिसे थोड़ी देर में बाबूलाल मरांडी को परोसा जाएगा। बाबूलाल मरांडी के साथ हम नाश्ते के टेबल पर मौजूद हैं। बाबूलाल मरांडी, जिनकी ज़िंदगी में सादगी की काफ़ी चर्चा होती है, उनकी दिनचर्या में सादगी की काफ़ी चर्चा होती है। आप देख सकते हैं कि नाश्ते में भी काफ़ी सरल और सिंपल जो तरीका है वो इस्तेमाल करते हैं। वो इस एनर्जी को आप इन नाश्ते से अर्जित कर लेते हैं। देखिए, आपके सामने है और मैं समझता हूँ इससे बेस्ट और दूसरा कोई एनर्जी फूड हो नहीं सकता है। और एनर्जी तो अंदर से आता है, क्योंकि हम कहते हैं लोगों से कि शरीर में या नेचर में ऊर्जा रहता है। ऊर्जा को सिर्फ जगाना होता है, उसको रगड़ना होता है। जैसे आप देखे होंगे कोई व्यक्ति, जब लोग कहते हैं ना कि शरीर ठंडा हो गया तो बोलते हैं उसको रगड़ो, या जाड़ा के समय भी आप देखते होंगे हाथ ऐसे ऐसे रगड़ते तो गर्मी आ जाता है। कहने का मतलब ऊर्जा तो रहता ही है, उस ऊर्जा को जगाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है।
तो अपने आप जग जाता है। सभाओं की भीड़ ऊर्जा देती है, कार्यकर्ताओं का जोश ऊर्जा देती है। नहीं, वो तो स्वाभाविक है, कार्यकर्ता जब रहता है या पब्लिक जब मीटिंगों में आती है तो आता ही है, लेकिन हमने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर में असीम ऊर्जा छुपा हुआ है। पूरे दिन भर जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, चुनावी अगर माहौल में देखें तो दिन भर सभाएं होती रहती है, कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी होती है, लोगों से डोर टू डोर कैंपेन करनी होती है। तो ये एनर्जी आप जो है इन सारे सोर्सेज से आपको पूरी एनर्जी मिल जाती है। देखिए, जब माहौल अगर ठीक हो ना तो एनर्जी ऑटोमेटिक आपको यू कैन गेन। और हमें लगता है कि इन 5 सालों में हमने ईमानदारी से काम किया है।